Hello and a very warm welcome to all my NEET Scholars Army। तो मैं हूं आपकी फेवरेट एजुकेटर नेहा मैम और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी ब्रांड न्यू सीरीज नीट बायो लक्ष्य सीरीज। इसमें हम एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक एक लाइन को समझेंगे क्योंकि उसका हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी उठा के कुछ भी पूछ लेते हैं नीट में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का एनिमल किंगडम। आई नो ये चैप्टर सबको बहुत ही खतरनाक लगता है, लेकिन इसमें से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं और नीट में इसको छोड़ के जाने का रिस्क हम ले ही नहीं सकते। एक्चुअली इसके नॉलेज से आगे की बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प मिलती है। तो दिस चैप्टर इज वन ऑफ द रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स एज वेल एज फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। बहुत ही याद करने वाली चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं। तो हम सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, हम ट्रिक्स और निमोनिक्स यूज करेंगे। अल्टीमेट निमोनिक्स देने वाली हूं मैं आपको, ताकि आपको सारे नाम याद हो जाएं, सारे फाइलम्स याद हो जाएं और आपको पता भी नहीं चले। ओके, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझेंगे, किस किस लाइन में से कहाँ कहाँ से पीवाईक्यूज बने हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बने हैं वो समझेंगे। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स एंड वी विल प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर रैंक। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो चलो खोलते हैं अपनी एनसीईआरटी। तो जल्दी से अपनी एनसीईआरटी लेके आ जाइए। ये आपकी एनसीईआरटी उठाइए, पेंसिल लीजिए, कुछ मार्कर्स लीजिए, हाइलाइटर्स लीजिए और शुरू हो जाइए। पेंसिल से लिखना स्टार्ट करिए क्योंकि अभी हो सकता है कि कुछ गलतियां हो जाए, फिर बाद में आप उसको फेयर कर लीजिएगा। हमारा एम ये है कि हम एनसीईआरटी बुक में ही सारे नेमोनिक्स लिख लेंगे। उसी में हम किस तरह से हमें याद रखना है, किस तरह से समझना है, क्या क्या मार्क करना है, पूरी एनसीईआरटी आपको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि जब आप बुक खोलते हो ना, तो जो पूरी भरी हुई बुक रहती है ना, उसमें आप परेशान हो जाते हो, राइट। कि अरे अब मैं इसमें से पढ़ूं क्या क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा एनसीईआरटी तो आप अंडरलाइन कर चुके होते हो, राइट। तो मैं ये चाह रही हूं कि आप जब नीट के लिए रिवीजन करो तो आपकी एनसीईआरटी ही आपकी नोट्स हो, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह से इसको सिस्टमैटिकली कर लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने पिंक कलर से सारे नाम, जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नाम को पिंक कलर से किया है। इस तरह से आप भी अपना कलर कोडिंग कर सकते हो। नॉर्मली आप येलो से कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसको ऑरेंज से कर दिया, जितने नाम है वो पिंक से ही रहेंगे, या कुछ भी इस तरह से आप कुछ भी कलर कोडिंग कर लो। और पूरी की पूरी एनसीईआरटी में अगर आप उस कलर कोडिंग को फॉलो करोगे तो जब आप रिवाइज करोगे ना, तो आपको सीधे उसी वर्ड पे जाने में बहुत इजी पड़ेगा। ओके, सो दिस इज आवर एम। आई थिंक नाउ वी कैन स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले तो एनिमल किंगडम में याद करने के लिए बहुत कुछ है, समझने के लिए बहुत कुछ है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलो शुरू करते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। ओके, so this is chapter 4, Animal Kingdom. When you look around, you will observe different animals with different structures and forms. As over a million species of animals have been described till now, the need of classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a systematic position to newly described species. इतना घबराने की जरूरत नहीं है, लिखा तो काफी भारी भरकम वर्ड्स है, लेकिन ये काफी इजी भाषा में हम ये समझते हैं कि आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल में पहले एक एडमिशन होता है, फिर सेकेंड एडमिशन होता है, ऐसे करके 10 एडमिशन हो जाते हैं। तो उनको लगता है कि 10 एडमिशन तो हो गए, लेकिन एक एक है 4 साल का, एक है 10 साल का, एक है 7 साल का, इस तरह से अलग अलग एज के बच्चे आ गए। अब हम क्या करें? तो फिर उन्होंने क्या किया कि अब सबको एक जैसा एक ही क्लास में बिठा के तो पढ़ा नहीं सकते हैं। तो अभी क्या किया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नर्सरी में कितने साल का बच्चा होगा, KG1, KG2, देन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे करके 11th 12th क्लास तक किस एज का बच्चा
कौन सी क्लास में होगा उस हिसाब से डिसाइड डिसाइड हो गया। अब जब भी कोई नया बच्चा आएगा उसकी एज देखी जाएगी। अगर वो बच्चा काफी बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल कि आपके शहर में, फॉर एग्जाम्पल मैं इंदौर में रहती हूँ, कोई इंदौर में इसके पापा का ट्रांसफर हुआ, वो आया इंदौर में और उसने किसी स्कूल में एडमिशन लिया। तो उसने, वो अगर 13 साल का है और उसने सेवेंथ क्लास पास कर ली, ये दो क्राइटेरिया है, और उसने सेवेंथ क्लास पास कर ली है तो उसे एट्थ क्लास में एडमिशन मिल जाएगा। या वो 12 साल का है और सेवेंथ क्लास पास कर ली, तो एक एज लिमिट, देन उसका पिछली क्लास पास हुई है कि नहीं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट है कि नहीं, ये सारी चीजें जानने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद फिर उसको उसकी क्लास की पोजीशन दे दी जाती है। ऐसा नहीं कि कोई भी बच्चा किसी भी क्लास में जाके बैठ जाए, ठीक है। तो इसीलिए जब बहुत सारे एनिमल्स डिस्कवर होते ही चले गए, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर्स, फॉर्म्स, बहुत सारे स्पीशीज मिले, तो अब क्या करें, तो उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ी, राइट। उनको क्लासिफाई करा, और फिर अभी भी ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गए हैं, सारे हम ढूंढ चुके हैं, हम भगवान बन गए हैं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्पीशीज होंगे जो आगे भी डिस्कवर होंगे। तो उनको, जैसे कि कोई नया एडमिशन आएगा स्कूल में, राइट, तो उसको पोजीशन असाइन करने के लिए हर एक क्लासिफिकेशन का जो भी हमने क्राइटेरिया रखा है उसके बेसिस पे उसे अपनी पोजीशन असाइन हो जाएगी, उसको अपनी क्लास में पहुंचा दिया जाएगा। ओके, उसके हिसाब से उसको किताबें मिल जाएंगी, उसके हिसाब से उसके सारी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ओके, आर यू क्लियर विद दिस? इस इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, सिर्फ ये है कि बहुत सारे स्पीशीज हम हो गए, तो उन्हें क्लासिफाई करके कैटेगराइज करने की जरूरत हमको पड़ी, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी बच्चा आएगा तो उसकी एज देखी जाएगी, उसका पिछली क्लास पास हुई है कि नहीं ये देखा जाएगा, उसकी मार्कशीट लेके जाएगी, कि मार्कशीट भी लगेगी और उसका ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी लगेगा कि पिछले स्कूल से उसको परमिशन है कि ना, उधर पूरी फीस वीस भर के फिर आया, ऐसा नहीं कि भाग के आ गया। ओके, सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, जब बहुत सारी स्पीशीज आ गई, बन गई, मिल गई, डिस्कवर हो गई, तो फिर कुछ कुछ जो स्पीशीज, कुछ 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 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात की गई जिसे हमें पढ़ना है। और वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसकी सिमिट्री कैसी है, जर्म लेयर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फिर सिलोम प्रेजेंट है कि नहीं है, और है तो पूरी तरह से प्रेजेंट है कि थोड़ा बहुत प्रेजेंट है। अब ये सारी क्या चीजें होती हैं ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस जैसे कि मैंने आपको बोला है कि अपनी कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और पूरे लेक्चर को अच्छे से सुनिए, और हम मजे से इसको पूरे चैप्टर को लर्न कर लेंगे। हम लोग सेगमेंटेशन देखेंगे और फिर हम नोटोकॉर्ड देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब सबसे पहली जो चीज है जिसके बारे में हम, पूरा ही गायब कर दिया इरेजर ने तो। ओके, सो जो सबसे पहली चीज है, मैं इसलिए इसको रब करती जा रही हूँ ताकि आपको जब मैं ये नोट्स दूं तो ये एकदम क्लीन रहे। ओके, सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो हर किसी को पता है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, आपको पता है कि नहीं पता है? बहुत इजी चीज है। सबसे पहले तो बचपन से पढ़ते जा रहे हैं हम कि सेल इज द फंडामेंटल बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल होता है, ठीक है, एक सेल होता है, उससे कौन बनता है? टिश्यू होता है, बनता है। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो वो बनाते ऑर्गन। ऑर्गन, और जब बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके एक ही काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास, ये सब मिलके डाइजेशन का काम करते हैं, तो ये कौन सा सिस्टम बना लिए? ये बना लिए ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो
ये जो है ये होते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब अगर हम देखें तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, और ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, हम उनको पहले लाइन से लर्न कर लेते हैं। तो फिर ये चीजों को क्लासिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के ऊपर चलते हैं। आप भी इसको ऐसे ही लर्न कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम निमोनिक्स देखेंगे। पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स। ओके, पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स, यानी बहुत बढ़िया आटा नूडल्स बना लेते हैं, एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली। ठीक है, अब जब भी आटा नूडल्स बनता है भाई, पापा जैसे हमारे घर में, तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो केवल मैगी ही बना पाते हैं। तो बच्चों को पता है कि मैगी तो पापा ही बनाने वाले हैं, सो ही कीप्स अस हैप्पी। व्हाई? बिकॉज जिस दिन मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है, वी डोंट ईट मैगी एवरी सिंगल डे, सो प्लीज डोंट जज अस। लेकिन किसी दिन पार्टी मूड में है सब लोग और सबको कुछ जंक खाने का मन है, तो मैगी अगर बनी तो बनाएंगे केवल पापा। सो ये नेमोनिक वहां से आया। ठीक है, सो पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली। सो पापा से हो गया पॉरीफेरा, कैन से हो गया सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया, फिर कुक से हो गया टीनोफोरा, प्रॉपर से हो गया प्लैटीहेलमिंथस, आटा नूडल्स यानी एस्केलमेंथिस। और एस्के नूडल्स क्यों? क्योंकि वो नेमाटोडा के लिए है ना, नेमाटोडा और एस्केलमेंथिस दोनों एक ही का नाम होता है। फिर एंड से एनेलिडा। ये एक्चुअली थोड़ा सा ये है, ये इसका वो चेंज हो गया है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा खसका देती हूँ, ताकि ये एक्चुअली ये नेमाटोडा यहाँ होने की वजह से वो ओके। सो अब ठीक है। अब एनालिडा, ए से एनालिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मुलस्का, फिर एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। ठीक है, अब आप ये नींद में भी आपसे कोई पूछेगा तो आप इसे बता देंगे, राइट? तो पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली। तो जो सबसे पहले आया वो सबसे प्रिमिटिव होगा, राइट? सो जो प्रोरीफेरा है दैट इज प्रिमिटिव, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होती चली गई, नया नया कुछ कुछ ऐड होता चले गए फीचर्स, और नए नए ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर होते गए, स्पीशीज बनते चले गए, और फिर वो एडवांस लेवल पे आ गए जो है कॉर्डेटा। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ हम ये जितने भी फाइलम हैं उन सब का क्या क्या पढ़ेंगे, ये हम एक बार देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या है। एक बार मैं इसको इधर खसका देती हूँ, ये थोड़ा इकट्ठा हो गया है। ठीक है, चलो नाउ तो हम क्या क्या पढ़ने वाले, हर एक फाइलम यानी पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मुलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, सबके बारे में हम ये सब कुछ पढ़ेंगे। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किस, कि ये सेल है, टिश्यू से बना है, ऑर्गन से बना है, कि ऑर्गन सिस्टम से बना है। फिर हम सेगमेंटेशन पढ़ेंगे, जर्म लेयर पढ़ेंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम इसके बारे में पढ़ेंगे, नोटोकॉट के बारे में पढ़ेंगे, और सिमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इनके अंदर के सिस्टम्स के बारे में भी पढ़ेंगे, सब में। एक्चुअली ये सारी चीजें इकट्ठी लिखने से क्या होता है कि जब भी आप रिवाइज करोगे तो आपको पता है कि हर किसी के बारे में मुझे ये सारी चीजें पता होना चाहिए, एटलीस्ट उतना पता होना चाहिए जितना एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, तो एक एक वर्ड एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है। तो आप हर चीज को अच्छी तरीके से पढ़ोगे। सिस्टम्स में आप लोग अपन क्या क्या पढ़ेंगे, हैबिटेट पढ़ेंगे कि ये एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, कि एक्वेटिक में भी मराइन है कि फ्रेश वाटर है। फिर अपन डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव या स्केलेटल सिस्टम, और फिर सबके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। तो इसीलिए हमें ये सारा चीजें हर एक फाइलम के लिए पढ़ना है जो अभी तक हमने देखा है। ठीक है, अब क्योंकि स्टार्ट हुआ है पॉरीफेरा से, पापा से चालू हुआ है, पापा सबसे
पहले पैदा होते हैं तो वो सबसे प्रिमिटिव हो गए, ठीक है। ऐसा बोल मत देना, तो तुम्हारे पापा तुम्हारी पिटाई कर देंगे, ठीक है। अभी ये समझ लो कि पॉरीफेरा जो है वो है सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, तो वो सेल लेवल पे ही रह गया, ठीक है। उसके बाद आया कौन, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। तो हमेशा याद रखना कि ये जो दोनों हैं, सिलेंट्रेटा दैट इज नाइडेरिया भी बोलते हैं इसको, ये और टीनोफोरा, ये दोनों बहनें, ये हर जगह हर साथ में चलती हैं, ठीक है। ये एकदम ट्विन सिस्टर्स हैं, ये साथ साथ में चलती। तो अभी ये मैं बोल रही हूं तो आपको शायद कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये, ठीक है। याद रखना कि सिलेंट्रेटा दैट इज नाइडेरिया एंड टीनोफोरा गोज टुगेदर, ओके। नेक्स्ट इज ऑर्गन, ठीक है। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन केवल प्लैटी हेलमिंथिस में है। फिर बना ऑर्गन सिस्टम, तो एस्केलमेंथिस दैट इज प्रॉपर नूडल, ठीक है। उसके बाद क्या आया, ऑलवेज, तो क्या, एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा, यानी कि नीचे के जितने भी हैं इन सबको, तो अपना क्या हुआ, सबसे पहले आ गया ये वाला सेल हो गया, इसके बाद ये दोनों हो गए। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये नंबर वन पे है सेल, तो दैट इज एक ही होगा, ठीक है, एक ही पॉलीफेरा ही सेल होगा। फिर नंबर टू पे है, तो अगले जो दो रहेंगे वो टिश्यू लेवल पे होंगे। फिर जो थर्ड लेवल है दैट इज ऑर्गन लेवल। उसके बाद जितने भी हैं एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा तक, ये सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम दिखाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस रीड नाउ, ठीक है। अपन ने यहां तक पढ़ लिया था कि नहीं, रीड तो मैंने यहां तक कर दिया था, राइट। अब मैं एक बार फटाक से इसको रीड कर देती हूँ एंड देन वी विल मूव अहेड, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, body symmetry, nature of coelom, patterns of digestion, circulatory and reproductive systems. These features are used as the basis of animal classification and some of them are discussed here. ठीक है, तो ये अपने को समझ में आ गया, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये इस तरह से होता है, ये सिस्टम होता है, इस तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो, ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेल्यूलर। भाई एनिमेलिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना वो सारे मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। यूनिसेल्यूलर एक भी नहीं होता है, ये क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल सी चीज है, पर क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मल्टी सेलुलर को मैंने ऑरेंज से कर दिया, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सबका सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स नहीं होता है, कुछ सेल्स ही रह जाते हैं, कोई बढ़ते बढ़ते ऑर्गन सिस्टम तक पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस, अब जो अपना पहला था ना पापा पॉरीफेरा, वो स्पॉन्जेस था, ठीक है। In sponges, the cells are arranged as loose cell aggregates, that is they exhibit cellular level of organization. Some division of level labor, अब देखो जो एक ही सेल है, अब एक ही सेल में मतलब एक ही सेल है ना, कि सेल बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन सब एक जैसी ही सेल्स हैं, ऐसा नहीं कि एक सेल अलग काम कर रही है, दूसरी सेल अलग काम कर रही है, तीसरी सेल अलग काम कर रही है। तो जो सेल है भाई, अगर कोई व्यक्ति अकेला ही है तो उसको सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे, तो इसीलिए वहां पे डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। भाई तुम अगर कोटा गए पढ़ने के लिए और कोटा में तुम तो अकेले ही जाओगे ना अपने परिवार से, कि पूरे परिवार को लेके जाओगे, तो भाई तुम एक अलग हो, फिर एक तुम्हारा रूममेट अलग है, एक तीसरा रूममेट अलग है, एक बगल वाले जो रूम है उसमें जितने लोग होंगे वो सब अलग अलग जगह से आए हैं, तो इसीलिए हर किसी को खुद के कपड़े धोने हैं, खुद का खाने का अरेंजमेंट करना है, खुद को सारी चीजें करनी है, खुद को क्लास अटेंड करना है, तो वहां डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता, मतलब कि एक्टिविटीज डिवाइडेड नहीं होती हैं, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि 6 महीने होते होते आप लोगों को साथ में रहने लगते हो, फिर आप लोग सोचते हो कि यार अपन हॉस्टल की जगह एक काम करते हैं, कहीं रूम लेके रहते हैं। तो जब आप रूम लेके रहते हो तो एक काम कर, तू खाना अच्छा बना लेता ना, तो तू तू सिर्फ खाना बनाना, मैं बर्तन धो दूंगा, तू एक काम करना, तू मशीन लगा के कपड़े धो देना। तो ऐसे अपन लोग काम बांट लेते, तो ऐसे करके बन गया टिश्यू, ठीक है। तो इस तरह से बनते हैं टिश्यू। बस उसी तरह से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस भी आगे बढ़े होंगे जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है।
अब क्या होता है, दे एग्जिबिट सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सम डिवीजन ऑफ लेबर एक्टिविटीज, लेबर डिवीजन ऑफ लेबर यानी कि अलग अलग एक्टिविटीज, ठीक है, अकर अमंग द सेल्स इन सिलिंट्रेट्स, दैट इज जो नेक्स्ट वाला है ना, पापा कैन, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होता है, 6 महीने हो गए रहते रहते, अब थोड़ा सा ये हुआ कि चलो, हियर द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज्ड इनटू टिश्यूज, ठीक है। तो अब दो जने अच्छा खाना बनाते तो तुम दोनों केवल खाना बनाओ, हम दोनों केवल सफाई करेंगे, हम दोनों केवल बर्तन धोएंगे, ऐसे करके टिश्यूज बन गए, ठीक है। तो कहाँ कहाँ हुआ ये, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, इन दोनों में टिश्यू लेवल होता है, ठीक है, इसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मैंने इधर जो जो ऑलरेडी बोल्ड थे ना उसको अंडरलाइन नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है। आप चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन उसको भी बहुत, एक तो डार्क कलर्स बहुत ज्यादा मत यूज करना, क्योंकि जब आप रिवीजन करते हो ना तो आपकी ब्रेन में ना बहुत ज्यादा अजीब सा लगता है डार्क कलर्स को देख के। तो इसलिए अगर लाइट कलर्स रहे लेकिन वर्ड जो है वो उठ के आएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो क्या हुआ, सबसे पहले था पॉरीफेरा विच इज सेलुलर लेवल, सेकेंड हुआ टिश्यू लेवल दैट इज सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। अब ऑर्गन लेवल आएगा, ठीक है। A still higher level of organization, that is organ level, is exhibited by a member of by members of platyhelminthes and other phyla and other higher phyla, where tissues are grouped together to form organs, each specialized for a particular function, ठीक है। इसके बाद फिर और भी आगे जब हम बढ़े तो वो ऑर्गन सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया, पहला सेल्यूलर लेवल पे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एंटीनोफोरा, ये दोनों बहनें साथ में चलती हैं। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड देन ऑर्गन सिस्टम, दैट इज आगे का आएगा अपना एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेटा, ठीक है। स्पेशल, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल्स लाइक एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, arthropods, mollusca, echinodermata, chordates. Organs have associated to form functional systems, each system concerned with specific physiological function, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि फिर, हाँ, फिर क्या होता है कि समझ लीजिए कि आपका एमबीबीएस में हो गया, ठीक है। अब एमबीबीएस में हो गया तो आप लोग सब बन गए ऑर्गन सिस्टम, सब लोग एक जैसे अपना 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 काम कर रहे हो। उसके बाद क्या होता है, सब लोग, कोई एमडी करता है, कोई पीडियाट्रिशियन बनता है, कोई सर्जन बनता है, तो वो बन गया ऑर्गन सिस्टम की। कुछ लोग केवल यही करेंगे, कुछ लोग केवल यही करेंगे, लेकिन सब ओवरऑल मिलके क्या करने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी को सही रखने वाले हैं, ठीक है। तो वो हो गया ऑर्गन सिस्टम। बात समझ में आ गई। तो हम लोग ऐसे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल से, अपनी लाइफ के एग्जाम्पल से समझेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहेगा, अदरवाइज ये काफी बोरिंग लगता है बच्चों को। बट एक बार समझ आ जाता है ना तो हमें सब कुछ सब याद रह जाता है, ठीक है। तो हमारा एम यही है कि हमें सब कुछ याद रखना है, ठीक है। Organ systems in different groups of animals exhibit various patterns of complexity. For example, the digestive system in Platyhelminthes has only single, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब सिस्टम पे आ गए हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे, ये टिश्यू लेवल पे, ये ऑर्गन लेवल पे है, तो ऑर्गन लेवल पे ऑर्गन ही आया है, अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। तो कभी भी जब भी कोई नई चीज आई है तो वो आगे चल के एडवांस होगी। अभी अपन ने देखा था ऊपर कि चीजें एडवांस होती जाएंगी। तो प्लेटी है, यहां तक तो कोई सिस्टम था ही नहीं, सिर्फ सेल्स और टिश्यू थे। तो यहाँ पे तो कोई डाइजेस्टिव और इन सारी सिस्टम को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम में इनकम्प्लीट डाइजेशन वाला आएगा। इनकम्प्लीट डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसका जो माउथ और एनस है वो दोनों सेम होता है, मतलब कि वो मुंह से ही खाता है और मुंह से ही पॉटी करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब उसको प्लीज टेक्निकली सोचो मत, क्योंकि हमें नहीं करना है ऐसा, हमारा प्रॉपरली कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उसको सोच के घिन लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। For example, digestive system in Platyhelminthes has only single opening to the outside of the body that serves as both mouth and anus, and hence it is called incomplete digestion, ठीक है। A complete digestive system has two openings, mouth और anus, जैसे हमारे अंदर है। Similarly, the circulatory system may be of two types. दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम हो गए, ओपन और क्लोज। ओपन क्लोज हो गया अपना कि हार्ट में से
सारे वेसल्स में गया, और वेसल्स का जो डायमीटर है वो अलग अलग होता है। कुछ आर्टरीज होती है जिसमें साफ ब्लड होता है, वेन्स जिसमें खराब ब्लड होता है, कैपिलरीज जिससे एक्सचेंज हो रहा है एल्विलाई से। ये तो सारी चीजें हम वैसे भी आगे पढ़ने वाले, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम लोग 10th तक पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो क्लोज्ड क्या हुआ, यानी कि ब्लड पाइपों के अंदर ही चलता रहता है, वेसल्स के अंदर ही चलता रहता है। लेकिन ओपन टाइप में क्या होता है कि जब ब्लड हार्ट से निकला तो वो यूं करके छोड़ता है और सारी सेल्स और टिश्यू के ऊपर छोड़ता है, फिर वो वापस हार्ट के पास चला जाता है। तो ये ओपन होता है, ऐसा नहीं कि पाइपों से चल रहा है, मतलब नल से डायरेक्टली आप बोरिंग से आया पानी और आपने भरना चालू कर दिया तो वो ओपन हो गया। अगर आपने प्रॉपरली उसको पाइपलाइन डाल के और अपने बाथरूम तक लेके आए तो फिर वो, या तो आप कुएं से भी बात कर सकते हो कि कुएं से खींचा बाल्टी और ऐसे करके सबको बांट दिया, उसकी जगह आपने बोरिंग किया, प्रॉपर मोटर लगाई, पानी ऊपर चढ़ाया और फिर उससे काम चलाया, तो दैट इज क्लोज्ड। ठीक है। अब बस अभी तो इतना ही आपको पढ़ना है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। तो इतना आपको समझ में आ गया, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, नो ऑर्गन सिस्टम टिल, रुको एक मिनट। यहाँ तक तो मैंने अभी हाल बताया आपको, कहाँ तक ऑर्गन सिस्टम नहीं है, यहाँ तक नहीं है, देखो। यहां तक कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, इसके बाद ऑर्गन सिस्टम चालू हुआ है, इसलिए वहीं उसके बाद की ही बात की जाएगी, क्योंकि उसके पहले तो ना ऑर्गन था ना ऑर्गन सिस्टम था। प्लेटी हेलमिंथेस में पहली बार ऑर्गन आया है, तो वहां पे इनकम्प्लीट डाइजेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, पूरा क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सिमिट्री। अब सिमिट्री कैसे, अगर मुझे मेरे इस हाथ को ऐसे काटेंगे तो क्या दो पार्ट्स में डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर मेरे हाथ को ऐसे काटूंगी तो क्या दो पार्ट्स में डिवाइड होगा? नहीं होगा। अगर मैं इस पेन को ऐसे काटूंगी तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा? हाँ होगा। अगर मैं यहाँ पे कोई बॉल नहीं रखी है, ओके चलो मान लो कि ये बॉल है, ठीक है, अभी ये बॉल नहीं है, बस ऐसे सर्कुलर है। अगर मैं ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, कैसे भी काटूं, तो इसके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो ये अलग अलग टाइप की सिमिट्री होती है। ठीक है, मुझे अगर पेट से काटेंगे तो क्या मैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगी? नहीं होंगी। पर मैं बीच में से अपने आप को काटूंगी तो क्या होंगी? हाँ होंगी। इधर और इधर का बराबर बराबर एक्सटर्नल अपीयरेंस। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बराबर बराबर पेट कट जाएगा, नो। ऊपर से मेरी एक आंख इधर, एक आंख इधर, एक आधी नाक इधर, आधी नाक इधर, एक कान इधर, एक कान इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर। तो ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। जो अपनी बॉल है, बॉल को जब हम काटते हैं दैट इज रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चलो फटाफट से समझते हैं कि क्या होता है। अभी जैसे ये हो गया रेडियल सिमेट्री और ये हो गया बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है, फटाफट से पढ़ते जाते हैं तो समझ में जल्दी जल्दी आता जाएगा। ठीक है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि तोड़ेंगे तो अलग अलग हाफ्स में होना। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। क्यों? क्योंकि कुछ भी शेप है, बहुत सारे सेल्स हैं, मतलब सेल्स अकेले अकेले ना, लेकिन सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में रहते हैं, तो आप उसके इक्वल हाफ, अगर कोई चीज सिमेट्रिकल खुद है तो आप उसको कर सकते हो, काट सकते हो सिमेट्री में। क्योंकि वो एसिमेट्रिकल इसलिए है क्योंकि वो खुद ही सिमेट्री में नहीं है उसकी बॉडी। ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में रहता है, सेल एग्रीगेट्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है, दैट इज एनी प्लेन दैट passes थ्रू द एंटायर, so through the center, does not divide them into equal two halves। ठीक है, नहीं कर सकता, तो इसलिए जो अपना पहला वाला क्या हो गया? एसिमेट्रिक, दैट इज पापा, दैट इज पोरिफेरा। ठीक है ना। व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body divides the organisms into two identical halves, it is called radial symmetry। तो जो बाकी के जो नेक्स्ट सी सी ई है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, सी सी ई यानी कि ये हो गया रेडियल, सी सी ई यानी कि सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, देखो फिर इकट्ठे चले, है ना, और फिर एकाइनोडर्मेटा। ये तीन का एग्जाम्पल अभी सिर्फ लर्न करते चलो, अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री है सी सी ई। मैं सारी चीजें यहीं लिखते चली जाऊंगी। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखोगे? रेडियल, रेडियल से क्या याद आता है? रेडियस। रेडियस कैसे बनाते हो आप? ऐसे ऐसे राउंडर से बनाते हो अपने,
अब राउंडर से आपने रेडियस बनाई, पर रेडियस इतनी लेके जो बना वो क्या बना, सर्कल बना। और सर्कल कहाँ बनाते हो आप, जाके एग्जाम में बनाते हो। ऐसे करके याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि रेडियल सिमेट्री में सर्कल बनाते हो, और सर्कल दो हैं, ठीक है, क्योंकि वो दोनों बहनें इकट्ठी चलती हैं। कौन कौन, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और एग्जाम में आपको बनाना रहता है तो इसे एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। ये चीजें आपको इस तरह से याद हो जाएंगी। अब जो तीसरी सिमेट्री होती है वो होती है बायलैटरल। ये यहाँ पे मैंने बायलैटरल लिखना भूल गई हूँ, इसको मैं लिख दूंगी, ठीक है। वेयर नाउ, ओके, एनिमल्स लाइक एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, यानी ए स्क्वायर, where the body can be divided into two identical halves and right, okay, and right halves in only one plane exhibit bilateral symmetry। ठीक है, ये समझ में आ गया। जैसे ये हो गया अपना ये बायलेटरल, ये बीच में से काटेंगे तो बराबर बराबर बट जाएगा, तो दैट इज एनालिडा एंड ऑर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट, जर्म लेयर के ऊपर आपको याद है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होता है कि ओवम और स्पर्म मिलते हैं, फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। जब वो जाइगोट बनाते हैं तो जाइगोट जो है वो तीन जर्मिनल लेयर में, जर्म लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी जर्म लेयर होती है, और एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं मीजोडर्म नहीं होता है, तो जहां मीजोडर्म नहीं होता है वहां पे केवल दो होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। और जहां पे मीजोडर्म होती है उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये बात समझ में आई? अब फटाफट से पढ़ लेते हैं। Animals in which the cells are arranged in two embryonic layers, an external ectoderm and an internal endoderm, are called diploblastic animals. Example coelentrates, ठीक है, ये हो गया डिप्लोब्लास्टिक। अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मतलब कि एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया की प्रेजेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। दोज एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर, यहाँ पे ये चीज मैंने अंडरलाइन नहीं करी है, पर ये याद रखना कि यहाँ पे होता है, लेकिन मीजोडर्म नहीं होता है, मीजोग्लिया होता है जो अनडिफरेंशिएटेड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी, अच्छा एक चीज तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ये सिमेट्री के ऊपर 2009, 2020 और 2023 तीनों में क्वेश्चंस बने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये इतना सा अगर पैराग्राफ पढ़ने से और उसको याद रखने से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है तो कितनी अच्छी बात है, राइट। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट चैप्टर एज वेल एज इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, ठीक है। अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक की क्या बात हुई कि सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, और बीच में जो अनडिफरेंशिएटेड मीजोग्लिया है तो दैट इज डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि दो हैं, ठीक है। अब तीन वाले की बात करते हैं। दोज एनिमल्स इन विच डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज थर्ड जर्मिनल लेयर called mesoderm in between the ectoderm and endoderm are called triploblastic, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेट्स तक, ठीक है। अब इसको फटाफट याद करो। डिप्लोब्लास्टिक यानी दो, दो कौन, दोनों बहनें। कौन कौन, अच्छा पहला जो है उसमें तो जर्म लेयर का कोई सवाल ही नहीं उठता, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा केवल एक सिंगल सेल से बनी हुई है तो उसका आप क्या ही कर लोगे, तो उसको तो भूल ही जाओ, ठीक है। उसमें मीजोडर्म और इन सब का कोई केस ही नहीं बनता है। टिश्यूज की बात आई, जो दोनों बहनों की बात आई, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, तो ये दोनों में डिप्लोब्लास्टिक होता है। उसके बाद क्या हो गया, पापा कैन कुक, प्रॉपर, प्रॉपर यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक सब लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। गॉट इट। अब चलो नेक्स्ट, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं तो इसको प्लीज ध्यान रखो। सिलोम की बात करते हैं। सिलोम यानी क्या होता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ a cavity between body wall and the gut wall। गट वॉल यानी कि अपने जो अंदर ये दो गट्स हैं उसके और बाहर की जो बॉडी वॉल, इसके बीच में कुछ कुछ कैविटीज है ना। तो कैविटीज यानी कि खाली जगह है, एम्प्टी स्पेसेस है।
इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। तो ये इसको बोलते हैं सिलोम, ठीक है। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म। अब अगर मीजोडर्म से लाइंड है तो यानी कहाँ से कहाँ तक होगी? मीजोडर्म अपना बहनों तक तो है ही नहीं, प्रोरीफेरा में तो है ही नहीं, और मतलब मीजोग्लिया भी नहीं है, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक की है, एक्टो और एंडोडर्म है, और लेकिन फिर दोनों जो बहनें हैं सिलेंट्रेटा और नेडे ना, ये अपना टीनोफोरा, इन दोनों में क्या है कि डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो वहां पे जब मीजोडर्म है ही नहीं तो वहां पे सिलोम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सिलोम है वो बनता, वो किससे लाइनिंग होती है उसकी? मीजोडर्म से। तो कहां से चालू होगा? प्रॉपर से, यानी प्लैटीहेल्मिन्थेस से चालू होगा। गॉट इट? चलो फटाफट पढ़ते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय mesoderm इज कॉल्ड सिलोम। एनिमल्स possessing सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट्स, ठीक है। जिसमें सिलोम होता है उनको बोलते हैं सिलोमेट्स। अभी सबसे पहले अपन यहीं आ जाते हैं नीचे। अगर तीन तरीके के हो गए, ठीक है, सिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स और एसिलोमेट्स, ठीक है। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं जिसमें एनिमल्स इन विच बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, उसमें अगर कैविटी नहीं है, जैसी कोई भी चीज चालू होती है, यानी कि दोनों बहनों तक तो सिलोम एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक तक ही एग्जिस्ट करते, ठीक है। जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक चालू हुआ यानी प्लेटीहेल्मिन्थेस चालू हुआ तो वहां पे बॉडी कैविटी नहीं होती थी, ठीक है। तो वो ए सिलोमेट कहलाते हैं। जिस भी नाम के आगे ए लग जाए मतलब कि वो वहां पे नहीं है, ठीक है। ए सिलोमेट यानी सिलोम नहीं है किसमें? प्लेटीहेल्मिन्थेस, क्योंकि अभी इवोल्यूशन चालू हुआ है कि ऐसा कुछ होता है सिलोम जैसा, तो यहाँ पे सिलोम नहीं है, ठीक। अब अपना नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट कौन सा है? प्रॉपर आटा नूडल्स यानी कि एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में को कैसे याद रखना है? ये सूडो का मतलब पता है? सूडो यानी फॉल्स यानी झूठ, ठीक है। अब कोई लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, तो आप उनसे कुछ भी पूछो, यानी whenever you ask anything they will lie. Lie means false, false means pseudo. So Aschelmanthus means pseudo, ठीक है। मतलब कि इसको याद रखने का एक ही तरीका है, पापा कैन कुक, तक तो डिप्लोब्लास्टिक। देन प्रॉपर प्लेटीहेल्मिन्थिस में एसिलोमेट। फिर आटा नूडल्स यानी एस्केलमेंथिस, आस्क, आस्क जब भी पूछेंगे तो झूठ बोलेगा यानी कि स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अब स्यूडोसिलोमेट का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पे जो सिलोम है ऐसे पाउचेस में होते हैं, प्रॉपर सिलोम नहीं होता है, यहाँ पे ऐसे पाउचेस में होते हैं, ठीक है। सो दिस इज एस्केलमेंथिस जिसमें जो सिलोम है वो स्यूडोसिलोम होता है। नेक्स्ट क्या है अपना? प्रॉपर सिलोम है ना, सिलोमेट्स जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें ये प्रॉपर होता है। तो इसके बाद वाले जितने भी हो गए क्या, पापा कैन कुक आटा नूडल्स एंड यानी एनेलिडा एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली, तो ये जितने भी हैं इन सब में सिलोम होता है, ठीक है। तो अब ये वाली अपने को पूरी चीजें समझ में आ गई। in some animals the body cavity is not lined by mesoderm, instead the mesoderm is present in scattered pouches, ठीक है। तो ये scattered pouches में है, देखो जो ये है ये mesoderm से lined है, ठीक है। तो ये तो अपने को क्लियरली दिख रहा है, तो ये हो गए सिलोमेट्स जिसमें ये दे आर नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, मतलब मीजोडर्म से लाइंड नहीं होते बल्कि पाउचेस में प्रेजेंट होते हैं, तो वो स्यूडोसिलोमेट कहलाते हैं। और कहाँ होते हैं? इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है इसमें। सच अ बॉडी कैविटी इज कॉल्ड स्यूडोसिलोम एंड द एनिमल्स पोजेसिंग देम आर कॉल्ड स्यूडोसिलोमेट्स, ठीक है। जैसे एस्केलमेंथिस जब भी आस्क करेंगे लाए बोलेगा सूडो, ठीक। द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट इज प्लैटीहेल्मिन्थिस। अब पूरा याद हो गया, ठीक है। इसमें अब तो कोई डाउट नहीं आएगा। चलो बस अब दो चीज और बची, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है इसको ऐसे याद रखो कि अनार जो है ना, अनार को हम जब काटते हैं तो वो सेगमेंट्स में रहता है, ठीक है। ऐसे याद रखो अभी के लिए। अब देखो, in some animals, the body is externally and internally divided into segments with a serial repetition of at least some organs. तो ऐसे serial repetition होता है उसमें, उसको बोलते हैं segmentation. For example, in earthworm, the body shows this pattern and it is called
मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड द फिनोमेना इज नोन एज मेटामेरिज्म। ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, मेटामेरिज्म, इसको भी याद कर लो। अब ये किस किस में प्रेजेंट होता है, तो अनार को काट के, अब वो एक्चुअली काट में KAT लिखना ज्यादा, तो चाट के तो मत ही बोलना, लेकिन इसको काट के पढ़ सकते हो, क्योंकि CH को क भी पढ़ लेते हैं कि अभी बहुत सारी जगह पर जैसे कॉर्डेट्स में क पढ़ते हैं, राइट। तो इसलिए अनार, तो आर, अनार, अन आर, ठीक है। तो अन में हो गया एनालिडा, और आर में हो गया आर्थ्रोपोडा। ये पोडिया लिख दिया मैंने, पर वो पोडा है, ठीक है। फिर ये हो गया काट के खाते हैं तो कॉर्डेट्स। तो इसका सेगमेंटेशन जो है वो तीन तीन में होता है, ठीक है। नाउ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड आर मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये याद रखना कि ये मीजोडर्मली डिराइव्ड है, ठीक है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on dorsal side during the embryonic development in some animals. Animals with notochords are called chordates, and those animals which do not form the structure are called non-chordates. तो शुरू से लेकर आखिरी तक सिर्फ एक कॉर्डेट सी है, कंसिस्टेंसी वाला, कंसिस्टेंटली वाला, जो जिसमें नोटोकॉर्ड होता है, बाकी किसी में नहीं होता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स को हम अच्छे से अलग से पढ़ते हैं, इसलिए। अभी कोई आपको डाउट है क्या इसमें? हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना। मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ कि पापा कैन कुक प्रॉपर आटा नूडल्स एंड ऑलवेज मेक्स एवरीवन हैप्पी कंसिस्टेंटली। इसमें हमेशा ये दो दो बहनें साथ में चलेंगी, ये याद रखना है अपने को। पॉरीफेरा सेल है, ये दोनों टिश्यू हैं, और फिर उसके बाद ये ऑर्गन है, और उसके बाद वाले सारे ऑर्गन सिस्टम है। फिर ये जो है अपना, अपने को क्या क्या चीजें पढ़नी थी, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन केवल सेगमेंट यानी कि अनार, अनार यानी एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और एकाइनोडर्मेटा। तो ये हो गया, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ गया, सेगमेंटेशन पढ़ लिया। काट के खाते हैं ना, तो वो कॉर्डेटा, ठीक है। फिर जर्म लेयर यानी डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो पहली बात तो जर्म लेयर यानी कि मीजोडर्म भी होना जरूरी है। अच्छा, वो सिलोम में आएगा, ठीक है। चलो, जर्म लेयर यानी यहाँ पे तो कोई जर्म लेयर का झंझट ही नहीं है, इन दोनों में जर्म लेयर का झंझट है, तो ये दोनों डिप्लोब्लास्टिक है, उसके बाद वाले सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सिलोम क्या होता है कि सिलोम मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, तो डिप्लोब्लास्टिक में कोई चांस ही नहीं है, इसलिए पहले तीन में कोई जरूरत ही नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थस में फर्स्ट टाइम सिलोम वाली बात कहीं, मीजोडर्म वाली बात आई है, तो वहां पे एकदम से मीजोडर्म तो सिलोम बना नहीं लेगा, इसीलिए वो एसिलोमेट होता है। फिर उसके बाद वाले उसके बाद फिर आस्क हेलमिंथस में आस्क जो रहता है, उसको जब भी आस्क करो तो वो झूठ बोलता है, तो वो सूडोसिलोमेट हो गया। और फिर बाकी जो बचे हुए हैं नीचे के एनालिडा से लेकर कॉर्डेट्स तक, वो सारे सिलोमेट्स होते हैं। नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। मीजोडर्मली डिराइव्ड होता है, और डॉर्सल साइड पे होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सिमिट्री की बात करें, तो रेडियल सिमिट्री होती है। अच्छा, एक चीज और मुझे बतानी है आपको, रेडियल सिमिट्री होती है किसमें? रेडियस, रेडियस कहाँ बनाते हैं हम? सर्कल, सर्कल यानी दोनों बहनें। तो और सर्कल कहाँ बनाते हैं हम? एग्जाम में बनाते हैं। तो दोनों बहनें कौन हो गई अपनी? सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और कहाँ बनाते हैं? एग्जाम में, तो एकाइनोडर्मेटा। तो ये हो गया रेडियल। और इसके अलावा वाले जितने भी हैं, जो अपना ए स्क्वायर वाले जो है, उसमें होता है क्या? बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको। और बाकी पॉरीफेरा जो है वो तो एसिमेट्रिकल होता है, ठीक है। अभी अपने को केवल इतना पढ़ना है, एक चीज बस है जो इसमें हमने देखी है। ये टेबल आपको मिलेगा, ये पूरा का पूरा टेबल हम अच्छे से याद कर चुके हैं। केवल ये है कि एकाइनोडर्मेटा में जो रेडियल और बायलैटरल की बात है, तो रेडियल जो होता है वो लार्वा स्टेज में होता है, और बायलैटरल अडल्ट स्टेज में होता है, ठीक है। अब ये याद रखो, रेडियल यानी काय में था? अपना शुरुआत वाले में था, यानी कि अपना दोनों बहनों में था, राइट। तो वो कम डेवलप्ड थी। तो ऊपर जब लार्वा जो होता है वो कम डेवलप्ड होता है, तो इसलिए उस टाइम पे वो रेडियल सिमेट्री शो कर, मतलब याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ। और फिर जैसे जैसे बड़ा हो जाता है एकाइनोडर्मेटा, तो फिर वो एडल्ट में बायलैटरल सिमेट्री बताता है। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इट। अब आप इसको अच्छे से रिवाइज करो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए रेडी रहो। कल हम पढ़ेंगे पॉरीफेरा। थैंक यू सो मच।